पिछली क्लास में अपन ने बात की थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की और आज अपन बात करते हैं मैट्रिक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है तो अपन सबको पता है ना, प्राचीन समय में मानव की पहचान उसके गुणों व उसके नाम के आधार पर होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गुणों में क्या नहीं होता है या कोई भी दो व्यक्ति गुणों में क्या नहीं होता, समान नहीं होते। क्योंकि जैसे अपन कह सकते हैं त्वचा का रंग, आंखों की बुद्धि का रंग या बालों का रंग या उठने बैठने का तरीका या खाने पीने का या बोलने चालने का, किसी न किसी गुण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है, भिन्न। लेकिन ये गुण उस व्यक्ति की कोई क्या नहीं बन पाते व्यक्तिगत पहचान नहीं। अब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान व उसका कानूनी रूप देने के लिए या व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को कानूनी रूप देने के लिए फ्रांस के डॉक्टर या वैज्ञानिक बोल्टन ने सबसे पहले खोजा था कि मनुष्य की अंगुलियों के जो निशान है वो एक दूसरे से क्या होगा, भिन्न होते, क्योंकि उनके उभार अपनी अंगुली के ये जो उभार है वो अलग अलग होते हैं। किसी भी दो व्यक्तियों में अंगुलियों के जो निशान है या अंगुलियों में पाए जाने वाले जो उभार है वो क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। इसलिए अंगुलियों के जो चित्र प्राप्त होते हैं उन चित्रों कहते हैं फिंगरप्रिंट या अंगुली छाप, जिसका कोलकाता होगा फ्रांसिस गॉर्डन। जो अपन अंगूठा लगाते हैं वो क्या है, फिंगरप्रिंट। क्यों फिंगरप्रिंट अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो उसका कारण हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियों में जो उभार पाते हैं वो उभार अलग अलग होते हैं और अलग अलग होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंगुली के जो चिन्ह प्राप्त होते हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के चित्रों का गया फिंगरप्रिंट, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत व कानूनी पहचान करता है। लेकिन मानव में इस प्रकार के जो फिंगरप्रिंट प्राप्त होते हैं उसमें भी कई प्रकार के ऑप्शन निकाल लिए। जैसे किसी व्यक्ति का अंगूठा है, उसके जो निशान आते हैं या फिंगरप्रिंट आते हैं उसके जैसा क्या बना जाता, प्लास्टिक का अंगूठा बना लिया और प्लास्टिक का अंगूठा बना के दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को वो प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार की घटना से बचने के लिए वर्तमान में वैसे तो फिंगरप्रिंट ही काम में आता है, लेकिन इस प्रकार की घटना से बचने के लिए विकास किसका होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है तो अपन सबको पता है प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया है, डीएनए। और डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का जो क्रम है वो क्रम एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, भिन्न होता है। यहां तक कि इसमें बेटा दो जुड़वा बच्चों में भी नाइट्रोजन बेस का क्रम क्या है, इस नाइट्रोजन बेस के क्रम में जो भिन्नता पाई जाती है उस क्रम को आधार बनाकर एलिन जेफरे नामक वैज्ञानिक ने व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए इसका आविष्कार किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो एक सीधी परिभाषा आपको पहले समझनी है कि इस परिभाषा को समझो, उसके बाद में बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सीधी परिभाषा क्या है, तो किसी व्यक्ति की डीएनए का RFLP प्राप्त करना ही क्या कहता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या कहता था, डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी व्यक्ति के डीएनए का RFLP प्राप्त करना ही क्या कराता है, डीएनए फिंगरप्रिंट। अब RFLP क्या है, तो पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ है पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन क्या है बेटा, तो रेस्ट्रिक्शन एक एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम आपने पिछली क्लास में बताया था, वह एंजाइम जो डबल स्ट्रेट डीएनए को निश्चित नाइट्रोजन बेस के बीच क्या लगाता है, कट लगाता है। उस कट को क्या कहते हैं, कट लगाने वाले एंजाइम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। अब RFLP का पूरा नाम देखोगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। इसका मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए को क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा काटा जाता है। तो उस डीएनए की क्या प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे खंड प्राप्त होते हैं, खंडों क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट। फिर लेंथ का मतलब लंबाई। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, बहुरूप। इसका अर्थ क्या हो गया, जब किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम के द्वारा किसी व्यक्ति के डीएनए को काटा जाता है तो भिन्न भिन्न लंबाई के खंड क्या होते हैं, डीएनए के प्राप्त होते हैं। इन खंडों की लंबाई कभी भी दो व्यक्तियों में केवल किसको छोड़कर, जाइगोटिक ट्विन्स को छोड़कर, जाइगोटिक जुड़वा को छोड़कर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा काटे गए डीएनए के खंडों की लंबाई कभी भी क्या नहीं होती है, सामान्य होती है। अर्थात अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं उनकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न को अपन क्या कहते हैं, बहुरूपता। इसका मतलब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में उन खंडों की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात वो लंबाई में क्या दर्शाते हैं, बहुरूपता दर्शाते हैं। इन खंडों को काटकर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अर्थ क्या हो गया, किसी व्यक्ति के डीएनए का RFLP प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब RFLP क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा जब किसी व्यक्ति के डीएनए को काटा जाता है तो जो खंड प्राप्त होते हैं उन खंडों की लंबाई
कभी भी दूसरे व्यक्ति के डीएनए के खंडों की लंबाई के बराबर नहीं होती है, अर्थात भिन्न भी होती है। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, या आर की प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर। अब आर की नाम क्यों रखा, क्योंकि ये खंड किससे काटने से प्राप्त होता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में काटने से प्राप्त हुए। और लेंथ में क्या दर्शाते हैं, लंबाई में क्या दर्शाते हैं, बहुलता, इसलिए इसका शॉर्ट का नाम है जबड़ा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर। इसका मतलब क्या होगा, ये कोई ए व्यक्ति है, ये कोई बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति की ए कोशिका से और बी व्यक्ति की भी ए कोशिका से कौन सा क्रोमोसोम प्राप्त करेगा, दोनों से अलग अलग 16 क्रोमोसोम प्राप्त। अब इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या किया, काटा, और इसको भी किसे काटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दोनों के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के अपन पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी वाला लेसन पढ़ेंगे उसमें आएगा। अब मान लो कि 16वें क्रोमोसोम को काटने पर डीएनए के या 16वें क्रोमोसोम के डीएनए के कितने खंड प्राप्त करने बना, 5, और इसके भी क्या बने, 5। अब ए व्यक्ति के डीएनए के जो खंड प्राप्त हुए उनकी लंबाई बी व्यक्ति के डीएनए 16वें क्रोमोसोम के जो खंड प्राप्त हुए उसकी लंबाई कभी भी क्या नहीं होती, समान। अर्थात रेस्ट्रिक्शन दोनों व्यक्तियों के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटे गए डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उनकी लंबाई भिन्न है, अर्थात वो लंबाई में क्या दर्शाते हैं, बहुलता। इसलिए इन खंडों का नाम क्या दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुलता, भिन्नता, लेंथ का मतलब लंबाई में, फ्रेगमेंट का मतलब डीएनए के खंड, और किसके काटने से प्राप्त हुए। अब इन आरएनए का प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर। लेकिन दूसरी बात, एक व्यक्ति है, उसके किसी भी भाग से अगर अपन कोशिका ले लें, चाहे वो बाल से कोई कोशिका प्राप्त कर ले, या ब्लड की कोई कोशिका प्राप्त कर ले, या अपने टिश्यू की कोई अदर बॉडी प्राप्त कर ले, या सीने के किसी भाग से कोई कोशिका प्राप्त कर ले। अब एक व्यक्ति के भिन्न भिन्न भागों से प्राप्त हुई कोशिका को जब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटा जाता है तो उन खंडों की लंबाई से क्या रखेगा, समान रहेगी। लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों में उन खंडों की लंबाई कभी क्या नहीं रहती, समान। अपने शरीर के किसी भी भाग से अपन डीएनए प्राप्त करते हैं और उसको उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मान लो किसी का डंडा अपने हेयर से कोई सेल प्राप्त करके उसका क्या प्राप्त कर लिया, डीएनए, और उसको मान लो कि आपने किसी का इनको एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, कैसे नाम है इसका पढ़ेंगे। अब उसके डीएनए के क्या प्राप्त हो गए, फ्रेगमेंट प्राप्त हो गए। अब हेड के पश्चात अपने बड़ा काम से कोई सेल प्राप्त करनी ब्लड से, और उसके डीएनए को पता किसी काटा, इनको फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा। तो दो अलग अलग भागों से प्राप्त डीएनए को जब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाते हैं तो उन डीएनए के फ्रेगमेंट की लेंथ से क्या होगी, समान। जबकि दूसरी तरफ ए व्यक्ति के हेड से और बी व्यक्ति के हेड से डीएनए प्राप्त किया, और एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मान लो किसे काटा, इको आर फर्स्ट से काटा, तो जो डीएनए के खंड प्राप्त होते हैं उन खंडों की लंबाई दोनों व्यक्तियों में क्या होती है, अलग अलग होती है। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर, जो क्या है एक प्रकार का बड़ा कानूनी व्यक्तिगत पहचान का आधार। अब एक व्यक्ति के डीएनए के खंडों की लंबाई उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से
सके हुए दूसरे व्यक्ति के डीएनए की खंडों की लंबाई में क्या पाती है? सदैव क्या प्राप्त होती है? भिन्नता प्राप्त होती है। अब ये भिन्नता क्यों प्राप्त होती है? तो उसका कारण क्या है? तो जब मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था तो किसी विशेषताएं थी आपके पास, ह्यूमन जीनोम की विशेषताएं थी और ह्यूमन जीनोम में मैंने एक पॉइंट लिखा था, मानव डीएनए का अधिकांश भाग एक ही प्रकार के नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस से बना है, अर्थात जीनोम का अधिकांश भाग किससे बना होगा? रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए कौन सा होता है? तो डबल नाइट्रोजन बेस का क्रम जो बार-बार डीएनए में दोहराया जाता है, डीएनए के उस भाग को अपन क्या कहते हैं? रिपीटेटिव। तो क्या कहा हमने कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के डीएनए के खंडों की लंबाई में भिन्नता क्यों प्राप्त होती है? उसका कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए लघु रिपीटेटिव डीएनए का बना है। इन लघु रिपीटेटिव डीएनए के जो भाग हैं उनकी संख्या, उनकी रिपीटेटिव डीएनए की संख्या अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग क्या कहा? मानव जीनोम में डीएनए का अधिकांश भाग किसका बना था? रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए किसे कहते हैं? डीएनए का वह भाग जो एक ही नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को बार-बार दोहराने से बनता है, या डीएनए में एक सीक्वेंस बार-बार दोहराया जाता है, तो उस भाग को अपन क्या कहते हैं? रिपीटेटिव। अब अपन ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में लघु रिपीटेटिव डीएनए की क्या पाया जाता है? खंड पाए जाते हैं, और इन खंडों की संख्या अलग अलग व्यक्ति में क्या होती है? अलग अलग होती है। इस संख्या को अपन कहते हैं VNTR। फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेटिव। इसका मतलब वेरिएबल मतलब अलग अलग नंबर ऑफ टेंडम, जो रिपीटेटिव डीएनए है उनके नंबर्स अलग अलग व्यक्ति में क्या होते हैं? या संख्या इनकी क्या होती है? अलग अलग होती है, जिसके कारण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम द्वारा जब डीएनए को काटा जाता है तो उन खंडों की लंबाई अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। या हम कह सकते हैं कि जाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर कभी भी दो व्यक्तियों में VNTR की संख्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेटिव, या अपन कहें VNTR की संख्या अलग अलग होती है, तो उसके कारण उन व्यक्तियों के डीएनए की खंडों की लंबाई भी क्या होती है? अलग अलग। ये जो अंतर पाता है उस अंतर को ही अपन क्या कहते हैं? डीएनए फिंगर। अब किसी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे क्या आता है? तो पॉइंट है का मेथड ऑफ डीएनए फिंगर। तो सबसे पहले क्या कहता है? जिस व्यक्ति का
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहता है उस व्यक्ति के ब्लड भाग से, उसके हेयर वाले भाग से, या उसके सीमेन यानी कि वीर्य भाग से कोई सेल क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। अब जिस व्यक्ति का डीएनए का फिंगरप्रिंट क्या करना है, तो उस व्यक्ति के ब्लड से या हेयर से या सीमेन विभाग से कोई सेल प्राप्त करें। अब सेल प्राप्त करने के पश्चात उस सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए जो उपकरण काम लेता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का अर्थ होगा अपकेंद्रीकरण, और अपकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किसी पदार्थ को पृथक किया जाता है तो उसे कहते हैं अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन। और जिस उपकरण द्वारा अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन करता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार की, इस प्रकार की मशीन है का बिलोना मशीन है। बिलोना मशीन को आप जानते हो, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपरेटस के अंदर दही डालते हैं और फिर उसमें बिलोना मशीन डाल देते हैं। खटका हो गया तो क्या करता है ना, तीव्र गति से घूमने के कारण उसमें कौन सा बल उत्पन्न हो गया, अपकेंद्रीय बल। और उस अपकेंद्रीय बल के कारण दही से जो घी है वो क्या हो जाता है, पृथक हो जाता। तो इसी प्रकार उस क्षमता वाली सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा प्राप्त की गई कोशिका क्या कहता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के कारण उस कोशिका क्या प्राप्त होता है, डीएनए प्राप्त है। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो डीएनए प्राप्त हुआ है उस डीएनए पर उसका पाचन कहता है किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा है, वह एंजाइम जो डबल स्ट्रैंड डीएनए को निश्चित स्थानों पर या निश्चित नाइट्रोजन बेस के बीच पर क्या लगा करता है, कट लगाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब पृथक किए गए डीएनए को अपन ट्रीट करते हैं किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट करने पर उस डीएनए की क्या प्राप्त होती है, डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या प्राप्त होते हैं, खंड क्या प्राप्त होते हैं, खंड प्राप्त होते हैं। अब इन खंडों को, तो ये आपके पास कोई कोशिका का, ये उसका डीएनए, इसका आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, डीएनए प्राप्त हो गया। इस डीएनए को डाइजेस्ट किया गया, ट्रीट किया किससे, बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो क्या प्राप्त हुआ, ये भिन्न लंबाई क्या प्राप्त हो गई, खंड। अब जो डीएनए के भिन्न लंबाई के खंड प्राप्त हुए हैं उनको किसके बेस पर मिला, लंबाई के आधार पर क्या करते हैं, पृथक करते हैं। और पृथक करने के लिए वैज्ञानिक किस विधि का उपयोग करता है, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का क्या करता है उपयोग। अब जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके डीएनए के फ्रेगमेंट
को उनकी लंबाई के आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल माध्यम में के रूप में उपयोग लेते हैं, इसलिए इस विधि का नाम क्या रख दिया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बेटा ये कोई एक आपका apparatus अब इस apparatus में अंदर आपने क्या बचा बेटा? कोई जेल पदार्थ है और इस जेल पदार्थ के अंदर डीएनए की क्या डाल दी? जो फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा काटे गए उन खंडों क्या कर दिया? अब इसका कनेक्शन किससे कर दिया बेटा? एक विद्युत परिपथ से। ये बैटरी वगैरह हो गई, ये एनोड हो गया और ये अब डीएनए के फ्रेगमेंट स्वयं कैसे खंडन ऋण आवश्यक होता है। अब इसमें विद्युत धारा क्या की? प्रवाहित की। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जिन पर ऋण आवश्यक चार्ज है, उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऋण आवश्यक है तो वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? धन आवश्यक की तरफ या एनोड की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित। तो उसके कारण जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के कारण किसकी तरफ गति करते हैं? जेल में एनोड की तरफ गति करते हैं। जिन फ्रेगमेंट की लेंथ कम है वो ज्यादा गति करेंगे और जिन फ्रेगमेंट की लेंथ ज्यादा है वो क्या करेंगे? कम गति करेंगे। तो उसके कारण जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो लंबाई के आधार पर जेल में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। डीएनए को खंडों को लंबाई के आधार पर पृथक करने की इस विधि को अपन क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो फ्रेगमेंट्स छोटे हैं वो ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो वो किस तरफ आ जाएंगे? एनोड की तरफ। उनसे बड़े जो मॉलिक्यूल है फ्रेगमेंट्स है वो कम मूवमेंट करेंगे तो वो क्या रहेंगे बेटा? पीछे। और जो डीएनए फ्रेगमेंट और सबसे बड़े हैं वो कहां रहते हैं? और पीछे रहते हैं। इस प्रकार डीएनए के फ्रेगमेंट्स लंबाई के आधार पर क्या हो जाते हैं? अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को किस पर ट्रांसफर किया जाता है? नाइट्रोसेलुलोज से बनी मेम्ब्रेन पर क्या किया जाता है? ट्रांसफर। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर पहुंचे डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स है ये बड़ा एक प्रकार की क्रोमेटोग्राफी विधि जो आपकी केमिस्ट्री में चलती है। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ये मान लो नाइट्रोसेलुलोज है मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन पर क्रोमेटोग्राफी क्या है? केमिस्ट्री में आपके डिटेल आएगी। जो फ्रेगमेंट्स है वो लंबाई के आधार पर किस पर ट्रांसफर होगा? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर। अब किसी क्षारीय पदार्थ से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या कहता है? उपचारित किया जाता है। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स है उनके बीच पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? छूट जाता है और टूटने के कारण डबल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स कैसे बचेगा? किसमें बदल जाते हैं? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स कन्वर्ट हो गए किसमें? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स को किससे उपचारित किया जाता है? किससे उपचारित किया जाता है? प्रोब से उपचारित किया जाता है। प्रोब क्या है? डीएनए या आरएनए का वह सिंगल स्ट्रैंड भाग जिसके नाइट्रोजन बेस का क्रम पहले से क्या होता है? ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। और प्रोब में क्या पाया जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है।
सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब के साथ उपचारित करते हैं। अब प्रोब में जो नाइट्रोजन का क्रम है उसका एंटी पैरेलल क्रम वाला डीएनए का फ्रेगमेंट्स प्रोब के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। उनमें किसका निर्माण करेगा बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स का निर्माण करेगा। जो एक प्रकार का किस प्रकार का डीएनए होगा बेटा? हाइब्रिड डीएनए, जिसमें एक तो डीएनए का फ्रेगमेंट किसका होगा बेटा? या एक चेन तो किसी डीएनए के फ्रेगमेंट की चेन किसकी होगी? जिस व्यक्ति के डीएनए का आरएफ एलपी तैयार करना है, और दूसरा बेटा किसका? प्रोब। इस प्रकार प्रोब अपने पूर्वज या एंटी पैरेलल वाले डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ एच बॉन्ड का निर्माण करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स। ये प्रोसेस जो अपन पूरी कर रहे हैं वो नग्न आंखों से चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि डीएनए इतना सूक्ष्म होता है जो अपन को नग्न आंखों से दिखाई। अब हाइब्रिड डीएनए का निर्माण होने के पश्चात हाइब्रिड डीएनए को बेटा किससे विभेदित करते हैं? इथीलियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं बेटा? अभिरंजित करते हैं। इथीलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के पश्चात जब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर कौन सा प्रकाश डाला जाता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश डाला जाता है। तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में अब इथीलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो पिंक कलर के बैंड के रूप में क्या होते हैं? पट्टियों के रूप में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, जिनकी लंबाई क्या करनी जाती है? ज्ञात है। ये उस व्यक्ति के डीएनए के क्या प्राप्त होगा? आरएफएलपी। और किसी व्यक्ति के डीएनए का आरएफएलपी बनाना ही क्या कराता है? डीएनए फिंगर। अब इसको दोबारा देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि में सबसे पहले जिस व्यक्ति के डीएनए का आरएफएलपी प्राप्त करना है या जिस व्यक्ति के डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करना है, उस व्यक्ति के ब्लड से कोई सेल प्राप्त करते हैं या हेयर से कोई सेल प्राप्त करते हैं या सीमेन वीर्य से कोई सेल प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात उस सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने से जो उस सेल में पाए जाने वाला डीएनए है वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हुए डीएनए को उपचारित किया जाता है किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वो एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए को निश्चित नाइट्रोजन बेस के बीच पर क्या लगाता है? कट लगाता है, और कट लगाने के कारण उस व्यक्ति से प्राप्त डीएनए का जो डीएनए है उसके भिन्न भिन्न लंबाई के क्या प्राप्त होंगे? खंड। इन भिन्न भिन्न लंबाई के खंडों को लंबाई के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से गुजरना पड़ता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके डीएनए के खंडों को लंबाई के आधार पर क्या करना बेटा? व्यवस्थित करना। क्या कहता है? डीएनए के खंड लंबाई के आधार पर कैसे व्यवस्थित होते हैं? तब अपन ने कहा कि जेल के अंदर डीएनए डाल के फ्रेगमेंट्स डाले जाते हैं, उसका कनेक्शन किसी प्रीपथ से, तो प्रीपथ में दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक एनोड और दूसरा कौन सा? डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है उन पर आवेश होता है, बड़ा सदैव ध्यान रखना, कौन सा? ऋणावेश। ऋणावेश में डीएनए के फ्रेगमेंट्स एनोड की तरफ आकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे आकर्षित करते हैं, तो उसके कारण जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? एनोड की तरफ। जिन फ्रेगमेंट की लेंथ कम होती है वो ज्यादा मूवमेंट करते हैं, और ज्यादा मूवमेंट करने के कारण वो एनोड की तरफ, और उससे लंबाई वाले कहाँ रहते हैं? पीछे की तरफ। इस प्रकार डीएनए के फ्रेगमेंट्स लंबाई के आधार पर क्या होंगे बेटा? व्यवस्थित। लंबाई के आधार पर व्यवस्थित हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर क्रोमैटोग्राफी मेथड से। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किए गए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्षारीय पदार्थ से उपचारित किया जाता है, तो उसके कारण डीएनए के डबल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स किसमें कन्वर्ट हो गए? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स में। अर्थात डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच पाया जाने वाला H बॉन्ड टूट जाता है, टूटने से डबल स्ट्रैंड डीएनए इसमें कन्वर्ट हो गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को उपचारित किया जाता है किससे? प्रोब। और प्रोब क्या था? डीएनए या आरएनए का
वह सिंगल स्ट्रैंड पार्ट या भाग जिसके नाइट्रोजन बेस का क्रम पहले से क्या होता है, ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोब। अब प्रोब के साथ क्या कराएंगे, तो प्रोब एक डीएनए की क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब प्रोब पे जो नाइट्रोजन बेस का क्रम है उसके एंटी पैरेलल वाले जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो उसके साथ में एस बॉन्ड का निर्माण करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट में एक चेन तो पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी होगी बेटा, उस व्यक्ति की डीएनए की चेन होगी, और दूसरी कौन सी होगी, प्रोब। अब इस प्रकार आपके पास हाइब्रिड डीएनए का निर्माण हो जाता है जिसमें एक चेन प्रोब की और एक चेन किसकी होता है, उस व्यक्ति जिसका आरएफएल प्राप्त करना है, डीएनए फिंगरप्रिंट करना है। अब उसके पश्चात डबल स्ट्रैंड या हाइब्रिड डीएनए युक्त जो फ्रेगमेंट्स है उनको इथियोपियन ब्रोमाइड नामक अभिरंजन से अभिरंजित करते हैं। अभिरंजित करने के पश्चात कौन सा प्रकाश डालते हैं आप, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किए गए डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो बड़ा किस कलर के बैंड में, पिंक कलर के बैंड में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनकी लंबाई क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। और जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं उन फ्रेगमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, आरएफएलपी या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ है। और ये फ्रेगमेंट्स लंबाई में क्या दर्शाते हैं, भिन्नता। अब अगला पॉइंट है आपके सिलेबस में यूज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो नंबर फर्स्ट जो क्या बेटा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग व्यक्ति को क्या देता है, व्यक्तिगत पहचान। दूसरा क्या है, अपराधी की क्या करना बेटा, पहचान करना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मूल उद्देश्य या उपयोग क्या करना है, किसकी पहचान करना, अपराधी की। अब बलात्कार, मर्डर जैसी घटनाओं में, जैसे क्राइम में जहां घटना होती है उस घटना वाले स्थान पर या तो ब्लड ड्रॉप गिर जाती है या छीना-झपटी की छटनी के दौरान उस व्यक्ति के या क्राइम करने वाले व्यक्ति के हैंड टूटकर उस स्थान पर गिर जाते हैं, या बलात्कार जैसी घटना में जो सीमेंट है उसकी ड्रॉप गिर जाती है और ड्रॉप में क्या पाया जाएगा, शुक्राणु। और शुक्राणु में क्या है, लिविंग सेल है, और लिविंग सेल है इसका मतलब उसमें क्या आएगा, घटनास्थल से प्राप्त इन कोशिकाओं से क्या प्राप्त किया जाता है, डीएनए प्राप्त किया। अब जो डीएनए प्राप्त किया है उसको ये जो अपने विधि अपनाई है उस विधि से उस व्यक्ति के डीएनए का क्या प्राप्त किया जाता है, आरएफएलपी प्राप्त किया जाता है। अर्थात ये मतलब वो क्या प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति के डीएनए के व्यक्ति के डीएनए क्या प्राप्त होगा, अब उसके पश्चात जिस व्यक्ति पर उस घटना की आशंका रहती है, अर्थात शंका जाती है या कोई ऐसा क्लू मिलता है कि वो फलाना व्यक्ति उस घटना के लिए दोषी हो सकता है। अब वो उस घटना के लिए जिम्मेदार है या नहीं है, तो उस व्यक्ति से मान लो कि इस प्रकार की आशंका कितने व्यक्तियों पर की आपने, ए, बी और सी व्यक्ति, और ये घटनास्थल से प्राप्त क्या हो गया, डीएनए के आरएफएलपी। अब मान लो कि तीन व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, और ये उन पर आशंका है कि ये व्यक्ति उस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो पहले ए व्यक्ति से क्या प्राप्त किया जाएगा, डीएनए प्राप्त, चाहे वो हेयर से प्राप्त हो चाहे ब्लड सेल से प्राप्त हो। अब डीएनए प्राप्त करके वही विधि अपनाएंगे। वो विधि अपनाने के पश्चात
उसके भी क्या प्राप्त हो गया, फ्रेगमेंट प्राप्त कर। अब उन फ्रेगमेंट्स की लेंथ घटना स्थल से प्राप्त फ्रेगमेंट की लेंथ समान है क्या असमान, दो ऑप्शन आते हैं। मान लो कि ए व्यक्ति से प्राप्त डीएनए के फ्रेगमेंट की लेंथ है, वो घटना स्थल से प्राप्त डीएनए की लेंथ से क्या है, असमान है। इसका मतलब ए व्यक्ति उस घटना के लिए या उस क्राइम के लिए जिम्मेदार है। दूसरी कंडीशन फिर उसके 50 आसंकित बी व्यक्ति के नमूने लेते हैं और उनके डीएनए के आयतन की प्राप्त करते हैं और मान लो उसके भी डीएनए के फ्रेगमेंट की लेंथ घटना स्थल से प्राप्त डीएनए की लेंथ की क्या नहीं है, समान नहीं है। इसका मतलब बी व्यक्ति। दूसरी फिर तीसरे व्यक्ति आसंकित व्यक्ति मान लो सी है और सी आसंकित है, उसके डीएनए की सैंपल लिए और उनसे प्राप्त करा जाता है आरएनए। अब मान लो सी व्यक्ति के डीएनए के फ्रेगमेंट की लेंथ और घटना स्थल से प्राप्त व्यक्ति के डीएनए की फ्रेगमेंट की लेंथ ये क्या है, समान है, क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग से जो डीएनए प्राप्त होता है अलग अलग भागों से प्राप्त डीएनए के एक ही रेस्ट्रिक्शन एटम पे एंजाइम द्वारा काटा जाता है, तो जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं उनकी लंबाई से क्या रहेगा, समान। यदि घटना स्थल से प्राप्त और आसंकित व्यक्ति के डीएनए के फ्रेगमेंट्स की लंबाई यदि समान है तो वही व्यक्ति उस घटना के लिए क्या होता है, जिम्मेदार है। तो इस प्रकार फॉरेंसिक लैब में मर्डर या बलात्कार जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं उनकी जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो दूसरा हो गया आपका देखिए नंबर 3, तीसरा उपयोग होगा वास्तविक माता पिता की पहचान करना। अब कई बार हाई प्रोफाइल फैमिली के अंदर क्या होता है बेटा कि एक से अधिक शादियां होती रहती, तलाक होता रहता है, तो बच्चे के वास्तविक माता पिता का पता नहीं चलता है कि कौन है। तो वास्तविक माता पिता की पहचान करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिलेटिव या VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिलेटिव्स की जो संख्या है वो संतान में जन्म के क्या होती है, समान होती है। उनको काउंट करके वास्तविक माता पिता की क्या की जा सकती है। चौथा उपयोग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो शिशु गर्भावस्था में पल रहा है उसके नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को ज्ञात करके उसमें किसी जो आनुवंशिक रोग से संबंधित असामान्यता है उसका पता लगाकर उसका उपचार किया जा सकता है। ये इसके मूल क्या उपयोग थे। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो अपन बायोटेक्नोलॉजी वाला लेसन है उसमें भी इसमें अपन दोबारा इसका अध्ययन करेंगे।